हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पिछले टर्म में आपके क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज बच्चों आपके लिए मैं ले आया हूँ oogenesis, अंड जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। तो गैमीटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन या शुक्राणुओं का निर्माण हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज आपका चैप्टर है oogenesis अर्थात अंड जनन। तो बच्चों आइए हम लोग चलते हैं आज के चैप्टर पे, जो है oogenesis या अंड जनन। बच्चों अंड जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत अंडों का निर्माण होता है और अंडा शब्द, एक शब्द या ओवा शब्द सुनते ही दिमाग में ये बात आती है कि यह क्रिया फीमेल के अंदर होनी है, फीमेल के अंदर होनी है अर्थात ओवरी में होनी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ओवरी के अलावा कुछ चीज़ें ओवरी के अंदर होती हैं और कुछ प्रक्रियाएं ओवरी के बाहर यानी फर्टिलाइजेशन साइट पे या फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो oogenesis के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो oogenesis होता क्या है। फीमेल में अंडाशय के अंदर अंडा के बनने की क्रिया को अंड जनन या oogenesis कहा जाता है। वास्तव में oogenesis की प्रक्रिया जब डॉटर बेबी माँ के गर्भ में होती है उसी समय oogenesis का अधिकांश भाग पूरा हो जाता है। जैसे अगर कहा जाए तो गर्भाशय के अंदर जब डॉटर बेबी होती है तो उसके ओवरी के निर्माण होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स या प्राइमरी फॉलिकल्स का निर्माण होता है उसी में 60,000 से लेकर 80,000 oogonia या oogonia मदर सेल या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जब वो चाइल्डहुड में होती है यानी कि जन्म के बाद जब शिशु अवस्था में डॉटर बेबी होती है तो सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इसके बाद एडल्ट स्टेज पर आने पर और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म मिलता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल डिवाइड हो जाती है और सेकेंड पोलर बॉडी तथा ओवा या एग का फॉर्मेशन होता है। तो ये इससे रिलेटेड बच्चों कुछ प्राइमरी चीज़ें थीं और इन प्राइमरी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को हमारे बायो के 12th क्लास लेवल के बच्चों को जानना जरूरी होता है। तो oogenesis प्रक्रिया को, इसके मैकेनिज्म को अगर पढ़ा जाए तो हम इसे 3 फेज में या 3 अवस्थाओं में
डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, नंबर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन स्टेज, नंबर सेकंड ग्रोथ स्टेज या फेज, और नंबर थर्ड मैचुरेशन फेज। इन तीनों अवस्थाओं से होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एक एक अवस्था पर ध्यान देंगे और oogenesis प्रक्रिया को पूरा करेंगे। डन बच्चों, तो चलते हैं। सबसे पहला स्टेज है मेरा मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज पे पहुंचने के लिए सबसे पहले हम आपको ले आ रहे हैं, यहाँ पॉइंट कर रहा हूँ आपके लिए। ये एक संरचना बनी हुई है जो ओवरी का टीएस पार्ट जब मैं आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे ये संरचना बनी हुई थी। इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। बाद में ये ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित होगी। तो प्राइमरी फॉलिकल्स की दीवार बहुत सारे जर्मिनल एपिथेलियल सेल द्वारा बनी होती हैं और ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल आकार में बड़ी होकर के प्रिमोर्डियल जर्म सेल में परिवर्तित हो जाती हैं और ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल कई बार समसूत्री कोश का विभाजन या माइटोसिस डिवीजन के द्वारा विभाजित होती है। 1 से 2, 2 से 4 और इसी प्रकार से 4 से 8 सेल में मल्टीपल अनुपात में ये डिवाइड होती रहती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉइड यानी 2x होती है। क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन कोशिकाओं को ऊगोनियम मदर सेल कहते हैं। इसके बाद ये हमारा पहला स्टेज पूरा होता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये प्रक्रिया है, यानी कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल से शुरू होकर के oogoनियम मदर सेल या डिप्लॉइड या 2x सेल के बनने की क्रिया को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। अब हम लोग दूसरे स्टेज पे चलेंगे। दूसरा स्टेज है आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में आप देख रहे हैं कि ये oogoनियम मदर सेल न्यूट्रिएंट मटेरियल भोज पदार्थ को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है, यानी कि प्राइमरी oocyte सेल जो ग्रोथ अवस्था में निर्मित हो रही है, बन रही है, वो भी डिप्लॉइड होती है। इसके बाद यहाँ तक की प्रक्रिया जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि जब चाइल्ड बेबी या डॉटर बेबी माँ के गर्भाशय में होती है, यूटेरस में पल रही होती है, तभी प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद चाइल्ड अवस्था में आगे प्रक्रिया को बढ़ाऊंगा और ये शॉर्ट में बोलें तो oogoनियम मदर सेल के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल के निर्माण की क्रिया को ग्रोथ फेज कहते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं थर्ड हेडिंग पे, जो है मैचुरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। ये अवस्था जन्म के बाद यानी चाइल्ड अवस्था से शुरू होती है और ये प्रक्रिया लगभग 45 वर्ष की उम्र तक कंटिन्यू होती रहती है।
तो इसमें बच्चों मैचुरेशन स्टेज में सर्वप्रथम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सेल बनती हैं, जिसमें से एक बहुत छोटी जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी थोड़ा इससे आकार में बड़ी होती है जिसे सेकंड oocyte कहते हैं या सेकेंडरी oocyte कहते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या x होती है, यानी कि ये सेल हैप्लॉइड होती हैं, अगुणित होती हैं। इसके बाद सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होकर निकलकर ओवुलेशन पीरियड पे, ये बातें आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ओवुलेशन पीरियड पे ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है, जहां पे स्पर्म के संपर्क में आते ही सेकेंडरी oocyte सेल पुनः 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसमें सेकंड पोलर बॉडी और उससे थोड़ा बड़ी जो सेल बनती है उसे ओवम या एग सेल कहते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती हैं और ओवम के साथ स्पर्म फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जिस प्रक्रिया को हम आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपको हम बताने जा रहे हैं ओवम या एग की संरचना। तो बच्चों, ओवम या एग की संरचना पढ़ने के लिए आपको हम ले चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवा पे। ओके बच्चों, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवा पे हम लोग चलेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवा पे आप देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ओवा पे स्ट्रक्चर ऑफ ओवा ओके बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपसे अलग हो गए थे। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवा पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवा, एग की संरचना। वास्तव में एग की संरचना देखा जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक राउंड संरचना होती है, माइक्रोस्कोपिक राउंड संरचना होती है, जो कई झिल्लियों द्वारा या मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। इसमें सबसे ऊपरी परत को करोना रेडिएटा कहते हैं, जो जेली नुमा पार्ट होता है। इसके बाद दूसरी मेम्ब्रेन होती है जो जोना पैलुसिडा के नाम से जानी जाती है, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये विटलाइन मेम्ब्रेन। विटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो एक लिक्विड मटेरियल, द्रव पदार्थ भरा होता है एग के अंदर, जिसे ऊप्लाज्म कहते हैं। और ऊप्लाज्म के अंदर केंद्रक होता है, जिसे एग सेल के केस में जर्मिनल वेसाइकल कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है ओवम के केस में, एग के केस में, उसे जर्मिनल स्पॉट ऑफ न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। एक बार में अगर ये नहीं समझ में आया है तो एक बार 2 बार इस वीडियो को आप रिपीट कर लीजिएगा, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं
उन सभी क्वेश्चन को आप हल करिएगा। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। और अभी 31 तारीख तक ऑनलाइन ही आपसे मिलता रहूँगा। इसके बाद अगस्त में जैसा निर्णय होगा, अगर आप कॉलेज आते हैं तो आपको कॉलेज में पढ़ाऊँगा, अदरवाइज जैसी भी प्रक्रिया होगी तो ओके बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिए, अच्छे नंबर से पास होइए। जहाँ मेरी जितनी ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत होगी मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा पूरे मन से। तो ओके बच्चों, थैंक यू, कल मिलते हैं।